जय हिंद बच्चों। आप सभी को सुप्रभात। मैं ए के ठाकुर एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आज हम लोग 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का एक पाठ जिसका नाम इतिहास है, उस इतिहास के पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि आप लोग जिन लोगों के मन में ऐसा चल रहा हो कि इतिहास एक टफ सब्जेक्ट है, भारी सब्जेक्ट है, तो इस मानसिकता को सबसे पहले दूर कर लें। इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल निकाल ही दे कि ये एक टफ सब्जेक्ट है। इसको हम लोग एक कहानी के तरह पढ़ेंगे, कहानी की तरह, जैसे कि एक हिस्टोरिकल फिल्म बनती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो इनके बारे में कहानी हमें ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं गई है हमारे सिलेबस में, पर अक्षय कुमार जी इस फिल्म को लेकर के आ रहे हैं जो हमें पृथ्वीराज के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम फिल्म देखते हैं हमें सारी कहानी याद हो जाती है, उसी तरह से हम लोग ये मान करके चलेंगे कि ये किसी फिल्म की एक स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और समझेंगे, उसके बाद जाकर के इसको हम लोग अपने माइंड में फिल्माएंगे कि कैसे कैसे घटना हुआ होगा, कहाँ पर कब कैसे ये सब हुआ होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को माइंड से निकाल ही दीजिएगा कि इतिहास एक भारी सब्जेक्ट है। ये अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे लिए कुछ भी भारी नहीं होता है, और इसको वैसे भी हम लोग एक कहानी, एक मज़ेदार कहानी के तौर पर पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। एक एक चीज़ को हम लोग व्यवहारिक जीवन में जो एग्जाम्पल होते हैं उस चीज़ को लेकर के समझेंगे, ताकि कोई भी चीज़ रह नहीं जाए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अभी समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोरहास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। मतलब कहने का, इतिहास बताता है कि ऐसा अवश्य ही ऐसा घटना हुआ होगा। तो इतिहास का अर्थ क्या है इसको समझते हैं। तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। गौर से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। तथ्यों मतलब कि जो पहले से हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी चीज़ के बारे में लिख करके दे रखा है हमें पढ़ने के लिए। और प्रमाणों मतलब कि सबूत। तो तथ्य और प्रमाण मतलब कहने का कि जो हमारे पूर्वजों ने लिख करके हमें दे दिया है आगे हमारे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, बतलाने के लिए, उस और सबूत के आधार पर जब इतिहासकार किसी घटना को फिर से किसी पुस्तक में लिख करके हमें बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग इतिहास कहते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि इतिहास का परिभाषा और भारतीय इतिहास को अगर हम एक साथ लेकर के चलते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है? अपने आप से ये सवाल करके देखिएगा, क्या कि हमारे देश का जो इतिहास है बिल्कुल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही दिया गया हुआ है? हमें जो पढ़ने को मिल रहा है, हमें अपने देश के बारे में या किसी भी देश के बारे में हमें जो पढ़ने को मिल रहा है, वो चीज़ क्या सच में तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही है? क्या हमारे देश के इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है? तो इन सब चीज़ों को आप खुद से इन सब सवालों का जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। जवाब अगर मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बतलाएंगे तो हमें इस बात से और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं कि इतिहास के जो पिता हैं जिनका नाम है हेरोडेट्स, वो यूनान के रहने वाले थे। इतिहास के पिता का नाम क्या है? इतिहास के पिता का नाम हेरोडोट्स है, जो यूनान के रहने वाले थे। ओके, और इतिहास का परिभाषा भारतीय इतिहासकार जिनका नाम डॉक्टर कृष्णन है, उन्होंने इस प्रकार से दिया है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है।
अतीत मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान मतलब अभी जो समय चल रहा है वो, मतलब बीता हुआ समय और जो समय अभी चल रहा है इसके बीच में जो घटना हो रही है, इन घटनाओं के बारे में जो हमें पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को मिलता है, इन्हीं सारे घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ऐसा डॉक्टर कृष्णन जी ने कहा है, जो भारतीय इतिहासकार हैं। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, वर्तमान का मतलब जो समय अभी चल रहा है, और भविष्य का मतलब होता है जो समय आने वाला है। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये क्लियर कर लिया कि इतिहास होता क्या है, इतिहास के पिता कौन हैं, इतिहास में हम लोग क्या क्या जानते हैं, इतिहास किन समय से रिलेटेड हैं, इन सब चीज़ों के विषय में जाना। अब हम लोग 10वीं कक्षा के पहले अध्याय, जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास है, इसको समझेंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास क्या है। एक एक शब्द को तोड़ करके समझते हैं कि यूरोप, सबसे पहले समझते हैं यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें लगभग 40 से भी ज़्यादा देश आते हैं, जैसे कि रूस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ये सारे देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। अब समझते हैं राष्ट्रवाद क्या है। नाम से ही थोड़ा बहुत अर्थ अगर हम निकालने का कोशिश करें तो बहुत कुछ हमें पता चल जाएगा। राष्ट्र मतलब कि हमारा देश, और वाद मतलब कहने का इसके बारे में कुछ सोचना, मतलब कहने का कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम लोग अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी समस्याओं को छोड़ करके अपने देश की समस्याओं, अपने देश के विकास के लिए अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो इस विचारधारा को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। ओके, अब राष्ट्रवाद के 19वीं शताब्दी में अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा दी, जिन्हें एक व्यापक परिभाषा कहा गया। उनके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक व्यवस्था है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक व्यवस्था है। ओके, अब समझते हैं उदय क्या होता है। तो उदय का मतलब होता है उगना, मतलब किसी चीज़ का शुरुआत होना। तो ये हो गया। अब आते हैं विकास पे। तो विकास कहने का मतलब किसी चीज़ का शुरुआत हो चुका है, अब उसका प्रचार प्रसार होना, आगे बढ़ना, हर जगह इस बारे में फैलना, इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में ऐसा माना जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद से, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से ही मानी जाती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, यानी कि राष्ट्रवाद का सोच लोगों के मन में कैसे, क्यों और कब आया। मतलब कहने का कि जैसे हम एक उदाहरण लेकर के, अगर निजी लाइफ से अगर हम अपने उदाहरण ले, अगर तो एक क्लासरूम का उदाहरण लेते हैं। हम किसी एक विद्यार्थी को मॉनिटर चुन लेते हैं और उसको मॉनिटर बना देते हैं। ओके, अब वो मॉनिटर अपने पद पे जा कर के उस पद का दुरुपयोग करना शुरू करता है, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। वो खुद किसी लायक है नहीं, खुद भी कुछ करता नहीं है और दूसरों से ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, या फिर उसको ज़बरदस्ती अपने पद का मतलब रौब दिखा रहा है। इस वजह से ऐसा जब करने लगता है, तो जब किसी बच्चे के ऊपर वह ज़्यादा प्रेशर डालता है तो उसके मन में ऐसा भावना आता है कि क्यों ना हम इस मॉनिटर को बदल करके किसी दूसरे मॉनिटर को हम अपने क्लास का मॉनिटर बना ले, जो हमारे क्लास के लिए अच्छा कुछ करे, किसी एक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दे, हर किसी को समान भावना दे, हर किसी को समानता का अधिकार दे, हर किसी को समान मान करके चले, खुद भी कुछ करे, सिर्फ दूसरों से ही नहीं करवाए बल्कि खुद भी कुछ करे। तो इस प्रकार से एक बच्चे के मन में ऐसी भावना आती है, फिर दूसरे बच्चे, फिर तीसरे बच्चे, फिर चौथे बच्चे, और इस तरह से जब सारे बच्चे या फिर 50% 60% बच्चों के मन में भी अगर ऐसी भावना आ जाती है, तो वो आपस में बैठ करके आपस में ये बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि क्यों ना हम इस मॉनिटर को हटा करके एक दूसरे मॉनिटर को अपने क्लास का मॉनिटर बनाएं, ताकि हमें एक अच्छा मॉनिटर मिल सके जो हमारे क्लास के लिए अच्छा कुछ कर सके। तो वही यूरोप में हुआ। यूरोप में जब जर्मनी और इटली फ्रांस के गुलाम हुआ करते थे, तो उस समय जो राजा थे, जिनका नाम लुई 16वां हुआ करता था, और वो बुर्बो राजवंश से आते थे, वो किसी भी लायक थे ही नहीं। आलसी, क्रूरतापन और ढंग का काम नहीं करना, इस तरह से लोगों में उनके प्रति बहुत ही आक्रोश की भावना जगी हुई थी। वो लोग चाहते थे कि इसको हटा करके हम लोग किसी भी तरह से अपने एक अच्छे राजा को, या फिर राजा को न सही किसी दूसरे व्यवस्था
व्यवस्था को हम लागू कर सके, ताकि हमारे देश को वो प्रगति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ले जा सके। ओके, तो इस तरह से लोगों के मन में ये अपने निजी स्वार्थ को, अपने निजी समस्याओं को छोड़ करके ये मन में आने लगा कि हमारे देश का अगर विकास नहीं होगा तो फिर हमारा विकास नहीं होगा। लोग अपने देश के बारे में सोचने लग गए और तभी से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आने लगी और लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। इसी को हम लोग राष्ट्रवाद की अवधारणा कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई या फिर ये लोगों के मन में कैसे आ गई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे जानेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इस क्रांति से पूर्व क्या हुआ, इस क्रांति के पश्चात क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे शुरुआत हुई, कैसे फ्रांस से पूरे यूरोप में इसकी लहर दौड़ गई। तो फ्रांस में ऐसा माना जाता है कि यूरोप में जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस अपनी स्वतंत्रता के लिए क्रांति किया, तब जाकर के पूरे यूरोप में ये सीखने को मिला, पूरे यूरोप वालों को, कि कैसे हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को पता चलने लगा। उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश हुआ करता था, जिसके राजा थे लुई 16वां। ये एक प्रकार से बड़ा ही निरंकुश राजा थे, आलसी थे, अत्याचारी थे। इस प्रकार से लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। लोग उनसे असंतोष थे, बिल्कुल असंतुष्ट थे, बिल्कुल भी उनसे खुश नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से लोग आपस में बैठ करके बातचीत करना शुरू किए कि ये राजा ऐसे नहीं है, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं, हम कुछ विकास नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग अपना विचार जो है वो लोगों से शेयर करना शुरू किया, जिसके कारण सभी लोगों से पता चला कि अधिकतर लोगों में असंतोष की भावना है। तब जाकर के वहाँ के लोगों ने राजा के खिलाफ क्रांति छेड़ दिया, और क्रांति छेड़ने के बाद राजा को पराजित होना पड़ा। और राजा जब पराजित हुआ तो राजा को सार्वजनिक तरीका से, मतलब कहने के पूरे जनता के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक्चुअली वो फांसी नहीं, गिलोटीन था। गिलोटीन मतलब क्या होता है? तो गिलोटीन का मतलब होता है, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है, ऐसा हकीकत में अब ऐसा होता नहीं है, पर फिल्मों में हम लोगों ने देखा है। पुराने ज़माने में ऐसे ही लोगों को सज़ा भी दिया जाता था और भी तरीक़ा से दिया जाता था, पर यह भी तरीका एक क्रूरतापूर्ण तरीका था। इसमें क्या होता है, एक तख्ता टाइप का बिछा हुआ होता है नीचे में, बॉक्स टाइप का, और उसमें एक गोल आकृति बनी हुई होती है, जिसमें जिसको भी जो विक्टिम होते हैं, जिसको दंडित किया जाना होता है, उसके गर्दन को इस प्रकार से ऐसे फंसाना होता है उसमें। और गर्दन फंसाने के बाद जल्लाद वहाँ पर एक बड़ा सा गरासा टाइप का तलवार लेकर के आता है, और बस एक वार किया, एक ही वार में सिर पूरा धड़ से अलग। इसी को गिलोटीन कहा जाता है। और राजा को, लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने के कुछ समय पश्चात ही उनकी रानी को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, और वहाँ की जनता ने अपने शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। ओके, तो यहाँ पे दो सवाल आता है कि क्रांति से पहले वहाँ के लोगों ने क्या किया और क्रांति के बाद वहाँ पर क्या हुआ। तो क्रांति से पहले वहाँ के लोगों ने क्या किया? वहाँ के लोगों ये सोचने लगे कि क्रांति तो होगी, पर कैसे लोगों को हम एक करें, क्या बोले कि लोग एक हो और देश के प्रति लोग सोचे, अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी समस्याओं को छोड़ करके अपने देश की समस्याओं, अपने देश के भलाई के बारे में सोचे। तो इसके लिए उन्होंने पहला शब्द यूज किया जो है पितृभूमि। इन्होंने कहा ये हमारा मातृभूमि है, पितृभूमि है, मतलब कि हमारे दादाओं परदादाओं पूर्वजों का भूमि है, इसे हम किसी और का गुलाम कैसे रहने दें। वो कौन होता है हमें बताने वाला कि तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें जैसा मैं कहूँगा वैसे करना पड़ेगा, तुम्हें ये नौकरी करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। वो कौन होता है हमारी भूमि पर आकर के ऐसा करने वाले? हमें अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना पड़ेगा, हमें अपनी पितृभूमि को आज़ाद कराना पड़ेगा। इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। हाल फिलहाल में ही एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम KGF चैप्टर 2 है। उसमें रवीना टंडन जी ने रमिका सेन प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है, जिसमें उन्होंने संसद में बैठकर एक कहानी सुनाते हुए बोलते हैं कि एक गांव की कहानी है। वहाँ पे एक लुटेरा आता है और वहाँ के एक आदमी को लूट करके वहाँ से चला जाता है। तो लोग सोचते जाने दो, ये उसकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। लोग फिर वही लुटेरा आता है
और दूसरा घर को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर लोग वही सोचते हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और ये सोच करके नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। और धीरे धीरे करके वही लुटेरा पूरे गांव को अपने अधिकार में कर लेता है। और तब लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये इसकी उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये हमारी प्रॉब्लम थी। और यही कहानी भारत के साथ हुई थी। अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ऐसा किया था। अंग्रेज़ यहाँ पे कोई शासन करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो बस सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था। पर ऐसा करते करते उन्होंने हम पर करीब 250 साल हम लोगों पर राज किया। तो ऐसा तब जा कर के जब लोगों के मन में पितृभक्ति, अपने देशभक्ति, अपनी मातृभूमि के बारे में लोग जब सोचना शुरू किए, तब जा कर के हम लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। तो फ्रांस में ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले तो फ्रांस में ही हुआ था, भारत में तो बाद में हुआ था। तो फ्रांसीसी लोगों ने भी ऐसा ही किया था। वहाँ पर क्या किया था, पितृभूमि बोल करके लोगों को एकत्रित किया, लोगों को बताया कि ये हमारी भूमि है, इस पर हमारा अधिकार है, हम चाहे जैसे रहें। ये कौन होते हैं, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। और दूसरा काम इन्होंने कहा कि हम ना तो इस प्रांत के हैं ना उस प्रांत के हैं, हम केवल इस देश के हैं और इस देश के नागरिक हैं। तो हम केवल इस देश के नागरिक हैं, इस प्रांत के उस प्रांत के बटे हुए ऐसे नहीं हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी नागरिकता को निभाएं, अपनी नागरिकता के कर्तव्य निभाएं और अपने देश को आज़ाद कराएं। और तीसरा चीज़, उन्होंने सामूहिक मिलाप को बढ़ावा दिया। अब वहाँ पे समस्या था कि लोगों को कैसे सामूहिक मिलाप कराया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, इन बहुत सारे कार्यक्रम किया गया, गीत संगीत संस्कृति, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया ताकि लोग वहाँ पर एकत्रित हो सके और सामूहिक रूप से लोगों को एक ही बार में बहुत लोगों को समझाया जा सके। इस प्रकार से सामूहिक मिलाप को बढ़ावा दिया गया। और फिर यहाँ का झंडा, वहाँ का झंडा, हर जगह का झंडा अलग ना बना करके बस केवल एक झंडा बनाया और बताया कि हमें इसी झंडे को कभी गिरने नहीं देना है। चाहे इस झंडे को बचाने के लिए हमें अपने प्राण तक क्यों ना निछावर करना पड़े, लेकिन हम अपने प्राण तक निछावर करेंगे, लेकिन इस झंडे को कभी हम झुकने नहीं देंगे। तो क्रांति से पूर्व वहाँ के लोगों ने ये सब किया। अब जाकर के लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और तब जाकर के उन्होंने लुई 16वां राजा जो उस समय हुआ करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने क्रांति छेड़ दिया। अब उसके पश्चात क्या हुआ, तो उसके पश्चात सबसे पहले नया संविधान बनाया गया। अब संविधान क्या होता है, तो संविधान एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भी देश की या जो कुछ भी समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं का हल होता है उसमें। या फिर यूँ कह ले कि किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होता है वही उस संविधान की पुस्तक में लिखा गया होता है। संविधान एक प्रकार से किसी भी देश के लिए वही काम करता है जो काम पतंग को उड़ाने के लिए एक डोर करती है। ओके, तो पतंग बिना डोर के पतंग नहीं उड़ सकती है, उसी प्रकार से हम किसी भी देश को बिना संविधान के नहीं चला सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान बनाया। उसके बाद लोगों को सबसे बड़ा अधिकार दिया कि भाई यहाँ गरीब अमीर, छोटा बड़ा, गोरा काला, सब कोई समान है, कोई ऊपर नीचे, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई समान है। उन्होंने सबसे बड़ा ये चेंजिंग लाया कि उन्होंने समान अधिकार दिया सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी प्रांत के हो। इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि अमीरी गरीबी इन सारे लोगों में जो फासला हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया गया। और तीसरा, उन्होंने फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। वहाँ के अधिकतर लोग जो जैसे हम लोगों का एक क्षेत्रीय भाषा है, उसी तरह से उन लोगों का भी क्षेत्रीय भाषा हुआ करता है जिसको फ्रेंच बोला जाता था। तो अधिकतर लोग वहाँ के फ्रेंच बोला करते थे, इसीलिए उन्होंने एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया। बोलना जिसको जो भाषा है वो बोले, पर एक भाषा को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में चुना ताकि हमारी पहचान इस भाषा से हो सके। किसी भी देश की पहचान एक भाषा या दो भाषा से हो सकती है। ओके, तब जा कर के उन्होंने क्या किया, आंतरिक आयात निर्यात पर शुल्क को ख़त्म कर दिया। अब आंतरिक आयात निर्यात क्या है, मतलब कहने का कि जैसे कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब एक जगह का सामान दूसरे जगह ले जा करके बेचे, या फिर दूसरे जगह से ख़रीद करके ला करके तीसरे जगह ले जा करके उसको बेचे, तो इसमें टैक्स देना पड़ता है। तो उस समय फ्रांस में जब नया संविधान बना तो एक काम किया गया
कि अगर उसी देश में किसी दूसरे जगह से अगर तीसरे जगह किसी सामान को अगर ले जा कर के बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है तो उस पर जो शुल्क देना पड़ता था उस शुल्क को ख़त्म कर दिया। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ? तो जैसे मानते हैं कि हम लोग बिहार में हैं, बिहार में मान लेते हैं कि आलू की खेती ज़्यादा होती है। ओके, अब झारखंड की बारी आती है, झारखंड को लेते हैं तो झारखंड में मान लेते हैं कि चीनी ज़्यादा होती है। ओके, अब मान लीजिए कि हमको अगर बिहार में बहुत ज़्यादा आलू हो रहा है तो केवल बिहार में ही बेच करके तो हम काम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बिहार में अगर बेचेंगे तो इसका कम मूल्य मिलेगा। क्यों कम मूल्य मिलेगा? क्योंकि सभी लोग बिहार में लगभग आलू उपजाते हैं, इस वजह से बिहार में आलू का मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन अगर झारखंड में आलू की मांग है तो यही आलू जो हम अगर बिहार में मान लेते हैं कि 8 रुपये में बेच रहे हैं तो यही हमको वहाँ अगर 12 रुपया का मूल्य में अगर बेच सकते हैं तो 4 रुपये का तो हमको लाभ हो रहा है। लेकिन जो वहाँ पर टैक्स देना होता था सरकार को, उसमें क्या होता था कि जैसे ही बिहार से झारखंड ले जा करके जाना हुआ तो भाई सरकार बोला कि भाई इतना दूर जो गाड़ी से आया गया है, रोड इस सब पर जो गाड़ी चली है, उसके बदले में हम आपसे टैक्स लेंगे। जिसके बदले में उन्होंने कहा कि हम 3 रुपया टैक्स लेंगे, मान लेते 5 रुपया टैक्स लेंगे। अब ये 8 रुपया इनका खुद का कॉस्ट था, 5 रुपया इन्होंने चुकता किया सरकार को टैक्स दे करके, टोटल कॉस्ट इनको पड़ गया 13 रुपया। अब अगर ये झारखंड में ले जा करके इसको बेचेंगे 12 रुपया में तो क्या इनको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं, इनको तो लॉस ही हो जाएगी। तो फिर ये जाए तो लेकर के कहाँ जाए इसको बेचने के लिए? कहाँ से किसान अपने घर परिवार को चलाए? या फिर इससे देश को भी बहुत भारी नुकसान होगा। तो इसलिए ये जो इनके बीच में जो भी लेन देन हुआ करता था उस पर जो टैक्स देना पड़ता था उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया और इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। उसके बाद उन्होंने सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। अब सामंती व्यवस्था क्या है इसको समझते हैं। सामंत मालिक को कहा जाता है, जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारा धन संपत्ति हुआ करता था, उनको सामंत कहा जाता था। और वो लोग क्या करते थे? गरीब किसानों को, मजदूरों को अपने खेतों में ज़बरदस्ती काम थे, मन हुआ था पैसा दिए उनको मजदूरी के रूप में, मन नहीं हुआ तो नहीं दिए, बीमार है फिर भी काम करवाए जा रहे हैं। और इस तरह से गरीब किसानों और मजदूरों से वो काम करवाया करते थे। इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा गया और इस व्यवस्था को सब ख़त्म कर दिया गया ताकि वहाँ के किसानों को ये छूट मिल सके कि वे उनके पास भले ही कम से कम ज़मीन है लेकिन वे अपनी ज़मीन पर खेती कर सके। इनसे उनको बहुत ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से सामंती व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया। उसके बाद एक राष्ट्रभाषा उन्होंने चुना। उस समय क्या हुआ करता था कि फ्रांसीसी सैनिक जब युद्ध पर जाया करते थे तो एक गीत हुआ करता था जिसका नाम था मार्सिले। वो गीत गा करके और तब जा कर के उनको वहाँ से विदाई दी जाती थी। तो यही गीत गा करके सभी लोग प्रोत्साहित होते थे, सभी सैनिक लोग, इसलिए इसी गीत को उन्होंने राष्ट्रभाषा बना दिया। अब राष्ट्रभाषा जो होती है, जो राष्ट्रगीत होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राष्ट्रगीत बना दिया, राष्ट्रभाषा नहीं, सॉरी बच्चों, राष्ट्रगीत बनाया उन्होंने। राष्ट्रगीत जो होता है किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हम एग्जाम्पल से, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जापान में एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पर वो जब चोरी कर रहा होता है तो थोड़ा बहुत आवाज़ होने के कारण मालिक उठ जाता है और मालिक के नज़दीक में एक रेडियो पड़ा हुआ था। बस गलती से वो रेडियो दब जाता है, रेडियो का कोई बटन दब जाता है जिसके कारण रेडियो चलने लगता है और रेडियो में राष्ट्रगीत बजने लगता है। चोर बेचारा वहीं पे खड़ा हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रगीत की सम्मान करना जानता था। वो भले चोर था पर अपने देश की गीत का, इसका सम्मान करना जानता था, इसलिए वह चोरी करना बंद करके खड़ा हो गया। और वो व्यक्ति जिसके गलती के कारण रेडियो बजा था, वही व्यक्ति, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया और उस व्यक्ति को, चोर को पकड़ करके अदालत में हाजिर किया। जब अदालत में उसको ले जाया गया तो जज ने सिंपल सा एक सवाल किया, यार तुम भाग क्यों नहीं पाए वहाँ से? तो उस चोर ने जवाब दिया कि सर, मेरे लिए चोरी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय मेरे देश की गीत का, यानी कि राष्ट्रगीत का सम्मान करना, और इसलिए मैं वहाँ से भाग ही नहीं सका। तो
जज ने ऐसा फैसला सुनाया जो लोगों को अचंभित कर दिया। जज ने उस चोर को बाइज्जत बरी कर दिया और उस मालिक को जिन्होंने कॉल करके पुलिस को बुलाया था उसको राष्ट्रगीत के सम्मान न करने के जुर्म में उस पर भारी जुर्माना किया गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रगीत किसी भी देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। हमें भी अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए सरकार के तरफ से भी पहल की गई है। जब भी हम लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत का गान शुरू होता है, जिसमें हम सभी दर्शकों को खड़े होकर के और एक साथ राष्ट्रगीत गाना होता है और ये हमारे लिए गर्व का पल होता है। हमें ये राष्ट्रगीत हमारे अंदर राष्ट्र भावना को जागृत करता रहता है, हमें पल पल याद कराता रहता है कि हम इस देश के वासी हैं, हमें इस देश के लिए कुछ भी कर गुजरना है। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इन्होंने अब क्या किया, नाप तौल की जिस पद्धति थी उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। जैसे अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो कहीं पे कोई किलो बोल करके नाप तौल किया करते थे, कहीं पे शेर बोल करके नाप तौल किया करते थे कि भाई 5 शेर दूध दे दे या फिर 5 शेर चावल दे दे। इस प्रकार से कहीं पे 5 किलो दूध दे दे या 5 किलो चावल दे दे, इस प्रकार से लेन देन हुआ करता था। और इससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि हम तो किलो में नाप रहे हैं, ओके, और वहाँ पर शेर में माप रहा है अगर, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि कहीं यार हम दूसरे जगह तो नहीं आ गए ना, और इससे आपस में मेल जोल नहीं बन पाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये मेल जोल भी बढ़े और इसलिए वहाँ पर इस शासन व्यवस्था ने नाप तौल की जो पद्धति थी उसको एक समान कर दिया कि भाई पूरे देश में किलोग्राम से ही हर एक चीज़ को मापा जाएगा। मतलब कहने का जो जिस चीज़ को किलोग्राम में मापा जाना चाहिए उस हर चीज़ को किलोग्राम में ही मापा जाएगा। शेर वगैरह अलग किसी भी पद्धति को नहीं अपनाया जाएगा। ओके, और फिर उन्होंने एक और चीज़ किया, वहाँ पे जो लुई 16वां के द्वारा स्टेट्स जनरल चलाया जा रहा था उसके जगह पर नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। और इस प्रकार से फ्रांस में क्रांति के पूर्व और क्रांति के बाद क्या क्या किया गया, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अभी तो हम लोगों ने बस सिर्फ इस कहानी के मतलब कहने का कि इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को जाना है। अभी तो बहुत सारा पार्ट्स बचा हुआ है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये इस चीज़ को निकाल दीजिएगा कि मतलब इतिहास हमसे नहीं हो पाएगा या फिर ये थोड़ा सा टफ है। इसको एकदम इजी बना करके चलना है। एक हर एक चीज़ को निजी लाइफ से या फिर रियल लाइफ से हर चीज़ को लेकर के समझना है, ताकि एक एक चीज़ हमें अच्छे से समझ में आए। हमें कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, बस सिर्फ समझना है, रट्टा भी नहीं मारना है, केवल समझना है। एक एक टॉपिक को हम समझेंगे और तब जा कर के उसको डील करेंगे। और डील खुद से करना है, आपको डील खुद से करना है। मैं समझाऊंगा हर चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हर एक बेसिक चीज़ जो होगा जो आपको समझाने की ज़रूरत है उन सारे चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। बस आपको रट्टा नहीं मारना है और ना ही याद करने की कोशिश करना है, बस इसे आपको समझना है, अपने माइंड में इमेजिन करना है कि इस तरह से घटना हुआ था। जैसे मैं आपसे अभी क्वेश्चन करूँगा कि बताइए कि फ्रांस में जब राष्ट्रवाद हुआ तो उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के पश्चात क्या क्या हुआ। तो हम इन सारे टॉपिक्स को बस सिर्फ समझेंगे, याद कर लेंगे इस टॉपिक को, और टॉपिक को डील करना जो होगा उसको हम लोग समझेंगे और समझने के बाद खुद से डील करेंगे। जैसे नया संविधान, ये टॉपिक हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में हमको क्या लिखना है ये आपको खुद से डील करना है। समान अधिकार, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसमें हमको क्या लिखना है, क्या समझाना है कि एग्जामिनर पढ़ करके खुश हो जाए, या फिर हमारा जो लिखने का शक्ति है, जो क्षमता है, उसमें बहुत अच्छा से इंक्रीजमेंट आए। इन सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको एक कहानी की तरह लेकर के चलना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ऐसा हम लोग के टीचर कहा करते थे कि अक्सर स्टूडेंट्स लोग हमारे सर को कहा करते थे कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात पढ़ा दिन सफ़ा। पर मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। अगर मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह से पढ़ाऊँगा कि फिर आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह जानेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, और तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम लोगों ने सीखा है। ओके, तो अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।